ओके जी, ऑनरेबल पार्टिसिपेंट्स। हम लास्ट टाइम जो है अपनी डिस्कशन को कंप्लीट करने वाले थे अफगानिस्तान के साथ जो है, और अफगानिस्तान के बाद हमारा बहुत 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 इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और वो पाकिस्तान के रशिया के साथ रिलेशनशिप है। आज हम यू वेलकम आमिर साहब। आज हम जो है वो अफगानिस्तान के साथ अपने रिलेशनशिप्स को ख़त्म करेंगे, और इसके साथ जो है वो फिर हम रशिया में चले जाएंगे। इसके साथ हमारा जो है वो रिलेशनशिप का एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, जो अभी के अफगानिस्तान से हालात और वाक़यात हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखेंगे कि अफगानिस्तान के साथ जो हमारी अभी की रिसेंट सिचुएशंस हैं वो क्या हैं, वो किस तरह से चल रही हैं। रिलेशनशिप जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो है वो काफ़ी स्ट्रेंज हो गए थे 2001 के उसामा बिन लादेन के हालात के बाद। हमने जब उसामा बिन लादेन जो है वो हमें पाकिस्तान से ही मिल जाता है, और दुनिया जो है वो उसको ढूंढती रहती है। उसामा बिन लादेन ये शख्स भी अपने अंदर एक पूरी की पूरी कहानी जो है वो लेकर बैठा हुआ है। ये हमारे पास जो है 2 2011 उसामा बिन लादेन साहब जो हैं, इनको, हाँ ठीक है, इनको जो है वो शूट किया जाता है इनके अपने कंपाउंड में, जो कि पाकिस्तान की सिटी एबटाबाद में। एबटाबाद में जो है इनको शूट किया जाता है। यूनाइटेड स्टेट्स का, यूएस का जो है वो मिशन आता है। यूनाइटेड स्टेट्स ने जो टीम इसके लिए भेजी थी वो हमारे पास थी सील टीम 6। सील टीम 6 जो है वो इसके लिए भेजी गई थी उसामा बिन लादेन के लिए। इसको जो है वो देवगुरु भी कहते हैं, DEVGRU। देवगुरु के नाम से भी ये टीम जो है वो जानी जाती है, और इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर था। ये ऑपरेशन काफी इम्पोर्टेंट था। इसने जो है उनके सारे के सारे जो हैं वो ज्वाइंट स्पेशल ऑपरेशन कमांडर्स जो हैं वो शामिल हुए थे, और इन्होंने 45 मिनट्स के अंदर अंदर जो है वो पाकिस्तान से उसामा बिन लादेन को जो है वो खत्म कर दिया था। सो ये एक पाकिस्तान की गवर्नमेंट की नाअहली भी थी। पाकिस्तान की सिक्योरिटी के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क भी पुट किया गया कि ये कैसे मुमकिन है कि वो आपके घर के अंदर आ गए, और एबटाबाद के अंदर जो है वो जनाब अटैक होता है यूसुफ रजा साहब गिलानी साहब की हुकूमत में। ये क्वेश्चन पूछा गया कि यूएस कैसे आ गया, उसने अटैक कर दिया, आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस को पता ही नहीं है पाकिस्तान एयरफोर्स किधर थी, सब के सब लोग कहाँ थे, तो कुछ नहीं पता चल सका। और इसको कहा जाता है पाकिस्तान के लिए CF, यानी कलेक्टिव फेलियर। कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी फजाई सतह पे आता है, हमें मारता है, हम पे अटैक करता है और चला जाता है, और हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग बस देखते रहते हैं। तो जी, उसामा बिन लादेन अगर पाकिस्तान के अंदर था तो ऑब्वियसली वो था, तो उसके लिए पाकिस्तान गवर्नमेंट को एतमाद में लेना चाहिए ना। पता चलता है बाद में, ये डॉक्यूमेंट्स लीक होते हैं, अल जजीरा के पास जाते हैं, कि उसामा बिन लादेन जो है वो पाकिस्तान के अंदर पिछले 9 सालों से छुपा हुआ था। सिंस 9 years उसामा बिन लादेन वाज इन पाकिस्तान। सो ये हमारे पास जो है वो उसामा बिन लादेन के जब जो है वो वहां से पाकिस्तान से जो है वो मारा जाता है। पाकिस्तान जो है वो बड़ा तंग आ चुका है बेसिकली अफगानिस्तान से और इसकी हरकतों से। पाकिस्तान ये चाहता है कि एक तो अफगानिस्तान मेरे सरजमीन के अंदर बहुत ज्यादा अटैक पे अटैक किया जाता है। पाकिस्तान भी सपोर्ट करना शुरू कर देता है तालिबान को, और हर तरह से तालिबान की असैसिनेशन, सियासी कत्ल जितने भी अफगानिस्तान में करोगे आपकी दफा, पाकिस्तान की आर्मी भी समझती है ये जायज है। और हमने, पाकिस्तान जो है वो, पाकिस्तान के अंदर एक नेटवर्क था जिसे हम हकानी नेटवर्क कहते हैं। ये हकानी नेटवर्क बड़ा खतरनाक नेटवर्क था। पाकिस्तान के अंदर ये पाया जाने वाला हकानी नेटवर्क है, ये वही नेटवर्क है जिसकी जो है वो दोनों तरफ, यानी कि पाकिस्तान के अंदर भी और अफगानिस्तान के अंदर भी जो है वो ब्रांचेस में। सो ये पाकिस्तान बेस्ड हकानी नेटवर्क था। इसने अफगानिस्तान को ठीक ठाक जो है वो धमाके और सारी की सारी चीजें वहां पे करना शुरू कर दी। यूनाइटेड स्टेट्स ने इल्जाम लगा दिया कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री है, खुले में उन्होंने बता दिया कि पाकिस्तान की मिलिट्री और ISI जो है वो सपोर्ट कर रही है इन ग्रुप्स को। हमने
अफगानिस्तान गवर्नमेंट को कहा कि ठीक है, हम आईएसआई से बात करते हैं, पूछते हैं कि क्या वाकई वो अफगानिस्तान के अंदर हकानी नेटवर्क को सपोर्ट कर रहे हैं कि अफगानिस्तान के अंदर अटैक किए जाएं। बाद में यूएस जो है वो उसने ये भी बताया कि पाकिस्तान का इदारा जो आईएसआई है ये किसी गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है। तो अगर आप गवर्नमेंट से बात करते रहेंगे तो बेसूद है, क्योंकि ये गवर्नमेंट की नहीं सुनता। आपको इसके लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से बात करनी पड़ेगी। सो यूएस की रिपोर्ट जो है वो आती है हमारे पास, जो है वो एडमिरल माइक म्यूलन जो कि चेयरमैन थे ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के, उन्होंने बताया कि आईएसआई जो है वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट की नहीं सुनता। अगर हम जो है वो आपको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से बात करनी पड़ेगी। सो जी, अफगानिस्तान ने सरेआम पे इल्जाम लगा दिया। उसने कहा पाकिस्तान, आप इस दफा जो है वो तालिबान की मदद कर रहे हैं और मिलिटेंट्स की बात कर रहे हैं। और नतीजतन अफगानिस्तान ने बॉर्डर पे हमारे जो सिपाही थे, जो फौजी थे, उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर दी। सो ये सिचुएशन जो है हमारी अफगानिस्तान के साथ चलती रहती है। कहानी में एक नया मोड़ तब दाखिल होता है जब हम 2022 या 23 की बात करते हैं। दुनिया इन सालों में मसाइल को, परेशानियों को कम कर रही, लेकिन हमारे मसाइल हैं कि अफगानिस्तान के साथ बढ़ते ही चले जाते हैं, बढ़ते ही चले जाते हैं। पाकिस्तान ने काबुल को ये कहा है कि देखो भाई, बात ये है कि ये पाकिस्तान अफगानिस्तान का जो बॉर्डर का रीजन है, इसको सिक्योर किया जाए, एक्शन लिया जाए उन लोगों के खिलाफ जो कि टेररिस्ट एक्टिविटीज में मुलविस हैं पाकिस्तान के अंदर। और अफगानिस्तान जो है वो एक्शन लेने की कोशिश कर रहा है, और ये कोशिश ही शायद करता रहेगा। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान आर्मी जो है वो बिल्कुल बेसूद है। आखिर अफगानिस्तान ही तो एक ऐसा मुल्क है जो रैंकिंग में हमसे नीचे है, और अगर ये भी हमें दबा के चला गया तो फिर तो बात खत्म हो। पाकिस्तान की एयरफोर्स जो है वो कंडक्ट करती है एयर रेड्स को अफगानिस्तान के बॉर्डर के करीब करीब, लेकिन वहां पे हम सब तहरीक तालिबान पाकिस्तान के मिलिटेंट्स को जो है वो अटैक करने की कोशिश करते हैं। नतीजतन हम उनका एक बंदा मारते हैं और वो हमारे कई आर्मी के फौजी जो हैं वो शहीद कर देते हैं, जिसकी वजह से तूरखम बॉर्डर कई कई दिनों तक बंद रहता है। कुछ ऐसी सिचुएशन है जो दोनों के दोनों ममालिक के दरमियान चल रही है। पाकिस्तान का इल्जाम लगाया जाता है, पाकिस्तान कहता है मैं अफगानिस्तान के अंदर कोई अटैक नहीं करवाना चाहता, लेकिन अफगानिस्तान जो है वो अनऑथोराइज स्ट्रक्चर्स बनाता है बॉर्डर की तरफ। पाकिस्तान कहता है कि मैं बॉर्डर लाइन की रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं ड्यूरन लाइन से एक इंच भी पीछे नहीं हटूंगा, और ड्यूरन लाइन की सॉर्जेनिटी जो है वो उसको अफगानिस्तान ये मत ख्याल करे कि वो इस तरफ आ सके। सो हमारे ताल्लुकात दिन ब दिन कम्प्लेक्स होते चले जा रहे हैं। स्ट्रेंज रिलेशनशिप, पाकिस्तान की ये बदकिस्मती है कि हमारे पास इंडिया से ताल्लुकात भी हमने खराब किए। अफगानिस्तान के साथ तो हमारे पैदाइशी मसाइल हो गए, यानी जब हम पैदाइश हमारी हुई 1947 में, तब से ही हमें मसले मिल गए। लेकिन उम्मीद की एक रमक बाकी है, एक किरण बाकी है। कहते हैं एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। कुछ ऐसा ही शायद हमारे पास जो है वो अफगान पाकिस्तान ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट है। ये दर हकीकत एक एग्रीमेंट है, एक माहदा है जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान पाया जाता है। ये माहदा जो है वो जुलाई 2010 में होता है, और इस माहदे में ये कहा जाता है कि चलो, दोनों के दोनों ममालिक कुछ तो नफरतें कम करने की कोशिश करो, एक ट्रांजिशन ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं जिसको एप्टा के नाम से जाना जाता है। और ये करवाने वाला यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, और उनकी जो है वो हिलरी क्लिंटन जो है वो उन्होंने इसको फैसिलिटेट किया। इस एग्रीमेंट के मुताबिक जो है पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के इलाकों के अंदर जो है वो रेलवे रोड बनाया जाएगा, रेलवे बनाई जाएगी, और इससे मुंसलिक रूट्स बनाए जाएंगे, ताकि जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान तजारत कर सकें। शायद कि तजारत से कुछ मसाइल जो है वो कम हो सके। एप्टा में ये भी कोशिश की गई कि दोनों ममालिक के जो कॉमर्स मिनिस्टर्स हैं उनको बुलाया गया। पाकिस्तान की तरफ से हमारे पास जो है मखदूम अमीन फ़हीम थे, और हमारे पास जो है अफगानिस्तान से अनवर हक अहदे थे।
इन दोनों से इस एप्टा में बुलाया गया। सेरेमनी हुई, और सेरेमनी में यूएस के रिप्रेजेंटेशन जो हैं वो रिप्रेजेंटेशन करने के लिए मौजूद थे हमारे पास रिचर्ड होलब्रॉक्स जो है। यूएस ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक ट्रांजिशन का रूट तो बना दिया। मकसद सिर्फ यही था कि दोनों के दोनों जो ममालिक हैं वो ट्रांसपोर्टेशन कर सकें, कुछ चीज़ें जो हैं वो भिजवा सकें। और अफगानिस्तान को रास्ता दे दिया गया कि तुम पाकिस्तान के वाघा बॉर्डर के रास्ते से इंडिया तक ट्रेड जो है वो कर सकते हो। एक बड़ी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी थी ये अफगानिस्तान की, और जिसे अफगानिस्तान ने इस्तेमाल भी किया। सो हमारे पास जो है ये एप्टा जो है ये बिल्कुल अमल कर रहा है। वाघा बॉर्डर से अफगानिस्तान सामान इंडिया को भेज रहा है। हमारे पास कुछ मिल मिला के इस सारे के सारे एग्रीमेंट से 5 बिलियन के करीब जो है, 5 बिलियन के करीब 2015 में इससे तजारत होती है, जो कि एक बहुत बड़ी तजारत है जो कि मौजूद होती है दोनों कंट्रीज के दरमियान होती है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान कहने को दोनों ममालिक कलमा गो हैं, दोनों ममालिक इस्लामी ट्रेडिशंस रवायात से जुड़े हुए हैं और गहरे तरीके से एक दूसरे से मुंसलिक हैं। लेकिन ये ताल्लुकात कभी भी तजारत या ट्रांजिशन के सतही यानी सुपरफिशियल ताल्लुकात से आगे ना जा सकते। दोनों ममालिक बॉर्डर्स पे ज़ाहरी तौर पर कॉपरेशन करते हैं, इंटेलिजेंस शेयर करते हैं, लेकिन हकीकत में एक ऐसी फिजा पाई जाती है दोनों ममालिक के दरमियान कि कोई भी दूसरे को सपोर्ट नहीं करना चाहता। हमने जो डिस्कशन बनाई गई, जो डिस्कशन थी ट्रेड की, ट्रेड को इनहेंस करने में और वीज़ा रिक्वायरमेंट्स डिप्लोमेट्स के लिए ख़त्म करने में। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के डिप्लोमेट्स एक दूसरे की कंट्रीज में बगैर वीज़ा आ सकते हैं और जा सकते हैं। ये इसीलिए सारे का सारा काम किया गया ताकि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हो सके। लेकिन कहानी जो कि तू है, अफगानिस्तान कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता। ड्यूरन लाइन वाले छोटे से मसले को बहुत बड़ा मसला बना के बैठा है, और पाकिस्तान भी अपने स्टैंड से बिल्कुल हटने के लिए तैयार। ये कहानी यहाँ पे खत्म होती है, लेकिन कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती हैं, और वो हमारे पास जो है वो है पाकिस्तान और रशिया की कहानी। डिप्लोमेट्स कौन होते हैं? आ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, डिप्लोमेट्स कौन होते हैं? जो लोग पाकिस्तान में सीएसएस को पास कर लेते हैं, और पास करने के बाद सीएसएस पास करने के बाद एक ग्रुप होता है फॉरेन सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान, इसको ज्वाइन कर लेते हैं, वो डिप्लोमेट्स होते हैं। ठीक है। तो ये एग्जाम है जिसको पेपर होते हैं, अभी मेरा ख्याल स्पेशल की 12 अक्टूबर को है, आपका भी है पेपर। तो उसके बाद जो है वो फेडरल सर्विसेज जो हमारे पास फॉरेन सर्विसेज है पाकिस्तान, उसको ज्वाइन करते हैं, ये फिर डिप्लोमेट बन जाते हैं। इनका पासपोर्ट रेड पासपोर्ट होता है। ठीक है। नॉर्मल लोगों का ग्रीन होता है। ठीक है। अच्छा जी, कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, और वो हमारे पास पाकिस्तान और रशिया की कहानी। यूं तो हमें जिसने भी देखा, पाकिस्तान और रशिया की तरह जिसने भी हमारे साथ दोस्ती निभाई, उसने हमें दरमियान में ही छोड़ा। हमने हर मुल्क के साथ दोस्ती निभाने की कोशिश की, वो आपके सामने कहानियां मौजूद हैं। लेकिन ये डिप्लोमेटिक तारीख में हमारे पास एक रिलेशनशिप सोवियत यूनियन से भी आ जाता है। जब हम सोवियत यूनियन की बात करते हैं तो दर हकीकत ये यूनियन थी जो आज के रशिया से पहले थी। लेकिन क्या ही अच्छा होता हम करंट अफेयर्स की क्लास में ना होते और हम सोवियत यूनियन को सोवियत यूनियन कह के निकल जाते। सोवियत यूनियन मुकम्मल नाम हमारे पास जो है वो उस दौर में यूनियन ऑफ सोशलिस्ट रिपब्लिक था, यानी कि यूनियन ऑफ सोशलिस्ट रिपब्लिक। ऐसे ममालिक का ग्रुप
यूनियन ऐसे ममालिक का ग्रुप जिन्होंने कम्युनिज्म को फॉलो किया था। यूनियन ऑफ सोशलिस्ट रिपब्लिक, सोशलिस्ट, सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, उन्हें सोवियत यूनियन कहा जाता है। ये हमारे पास जो है वो एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री थी। ये हमारे पास सोवियत यूनियन वजूद में आता है 1922 में, वर्ल्ड वॉर वन के बाद। खत्म होता है 1991 में, और खत्म करने में रोल है पाकिस्तान का। सोवियत यूनियन को खत्म कर देता है। दर हकीकत सोवियत यूनियन उन दिनों में एक कम्युनिस्ट स्टेट थी। कम्युनिस्ट स्टेट, कम्युनिज्म को मानने वाली सारी रियासतें इकट्ठी हुई थी। सो एक बहुत बड़ी पावर थी, और ये सोवियत यूनियन का कैपिटल जो है वो मॉस्को हुआ करता, तो आज जो आजकल रशिया का है। इतनी बड़ी ताकत थी कि हमारे पास जो है वो जब सोवियत यूनियन को तोड़ा जाता है तो इसमें से कई ममालिक जो है वो निकलते हैं। कई ममालिक जो हैं वो इसमें से अलहदा हो जाते हैं। अब कौन कौन से हमारे पास ममालिक हैं इसके अंदर जो है, जरा सुनते चले जाइएगा। इसमें हमारे पास पहले जॉर्जिया निकलता, जॉर्जिया निकलता, हमारे पास इस्टोनिया निकलता, दो हमारे पास लैटविया निकलता, तीन हमारे पास यूक्रेन निकलता है, चार हमारे पास मोल्डोवा निकलता है, पांच हमारे पास किर्गिस्तान निकलता है, छह हमारे पास उज्बेकिस्तान निकलता है, सात हमारे पास ताजिकिस्तान निकलता है, आठ हमारे पास अर्मीनिया निकलता है, हमारे पास आजरबाईजान निकलता है, हमारे पास तुर्कमानिस्तान निकलता है, हमारे पास बेलारस निकलता है, हमारे पास रशिया अलहदा हो जाता है इन इटसेल्फ, और हमारे पास काजाकिस्तान निकलता है। सो हमारे पास इतने ममालिक को तोड़ दिया जाता है। ये सारे के सारे मुल्क इकट्ठे थे, और हमने अमेरिका के साथ मिलकर इनकी यूनियन को तोड़ दिया। ये हमारे पास सोवियत यूनियन थी। तो जब हम वजूद में आता है, पाकिस्तान वजूद में आता है, तो तब सोवियत यूनियन थी। पाकिस्तान ने वजूद में आने के फौरन बाद अमेरिका ने हमें घास नहीं डाली। हमने बेहतरीन कोशिश की। अमेरिका ने इंडिया को जो है वो इनवाइट कर लिया, इंडियन प्राइम मिनिस्टर को, नेहरू को, कि जनाब आप विजिट करें। नवाबजादा लियाकत अली खान बड़े परेशान हैं कि यार ये क्या हो गया। रशिया में जो हमारे डिप्लोमेट थे, हमने रशिया के साथ फौरन से सबसे पहले अपने ताल्लुकात कायम किए। सुपर पावर थी, दो ही पावर के ब्लॉक थे। एक ये सोवियत यूनियन था, और दूसरा जो है वो अमेरिका का ब्लॉक था। अमेरिका ने हमें सब्ज झंडी नहीं दिखाई। हम भागे भागे रशिया के पास चले गए कि हमें कुछ आप ही अगर मदद कर दें, हमें, हम आपके ब्लॉक में अगर आ जाएं। रशिया ने पहले तो इनकार कर दिया, लेकिन बाद में देखा कि मुझे जो है वो अमेरिका अफगानिस्तान में जा रहा है और पाकिस्तान उसके साथ है, तो हमारे एम्बेसडर ने जाके रशियन किंग से रिक्वेस्ट की, और उन्होंने हमें इनविटेशन भेज दिया कि आप आ जाइए। हमने सबसे पहले डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप कायम किए 1 मई 1948 को, when Pakistan and Soviet Union established their diplomatic ties। रशिया का, सोवियत यूनियन का हमें घास डालने की देर थी कि यूएसए की भी आंखें खुल गई, और उन्होंने भी हमें फौरन से इनविटेशन दे दिया कि आप तो हमारे अपने लाडले हैं, आप कैसे जा सकते हैं, हम आपको नहीं जाने दें, हम तो आपके बगैर मर जाएंगे। तो हमने सोवियत यूनियन को कहा, अच्छा भाई तुम इधर ही रहो, मैं तो यूएसए के पास जा रही हूँ। सो यूं हमारी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ मोहब्बत की दास्तान भी शुरू हो गई, और सोवियत यूनियन को हमने डे फर्स्ट से ही जो है वो रिजेक्ट कर दिया। हमारे पास पाकिस्तान की जो कहानी है वो साल 1948 से साल 1958, यानी ये जो 10 साल है, चीजें जो है वो ठीक रहती हैं। ये इरा जो है वो बड़ा अच्छा था। हम लोग जो हैं वो कम्युनिज्म के खिलाफ थे, लेकिन हमने रशिया को कभी कुछ नहीं कहा था, रशिया ने हमें भी कुछ नहीं कहा था। शायद रशिया हमें इस काबिल ही नहीं समझता था कि ये छोटी सी स्टेट है, और इस जैसी कई स्टेट्स मेरे अंदर है, मैंने इनसे क्या बात करनी। लेकिन हर कहानी में कुछ मोड़ आते हैं, कुछ ब्रेकअप्स होते हैं, कुछ लोग छोड़ते हैं, और कुछ मुल्क छोड़ देते हैं।
कुछ ऐसा ही हुआ हमारी रशिया के साथ। रशिया की कहानी में समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कूल वॉर क्या थी। कूल वॉर यानी ठंडी ठार जो जंग है वो है क्या, ये क्या जंग है। कोल्ड वॉर जो है वो दर हकीकत शुरू हो जाती है 1958 में, और यहीं से हमारे ताल्लुकात रशिया से बिगड़ जाते हैं। यूं समझ लें कि रशिया हमसे यहाँ से नाराज हो जाता है, और हमने भी रशिया को कभी मनाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उन दिनों हम जो हैं वो अपने बड़े अब्बा अमेरिका के पास थे, और हमने कहा कि कोई बात नहीं, रशिया कौन होता है, हम अमेरिका के साथ महफूज हैं। जहां कभी इंडिया ने हमला किया अमेरिका है, जो भी मसला होगा रशिया है, तो अब हम अमेरिका के साथ हैं। साल 1958, अब हमारे पास कहानी बदल जाती है। अब हम एक कहानी के अंदर नई कहानी में समझते हैं, और ये कहानी हमें बताएगी कि ये कोल्ड वॉर होती क्या है। कोल्ड वॉर हमारे पास 20th सेंचुरी, मिड 20th सेंचुरी यानी कि 1958 की कहानी में कुछ ट्विस्ट आने वाला है। दुनिया, सारी की सारी दुनिया दो कैंप्स में बट गई, दो हिस्सों में डिवाइड हो गई। ऐसा नहीं था कि किसी ने किसी केक की तरह इस दुनिया को जो है वो दो हिस्सों में काट दिया, बल्कि सिंपल ये है कि ये दुनिया दो किस्म की थ्योरी जो है वो उनको मानना शुरू हो। पहली थ्योरी जो है वो हमारे पास वो क्या थी और दूसरी क्या थी, ये समझने से पहले ये समझ लें कि दो ममालिक के दरमियान नजरियात की जंग थी, कि जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक तरफ था, सोवियत यूनियन एक तरफ था। दोनों ममालिक के नजरियात की जंग को हमने कोल्ड वार का नाम दिया। ये जंग ऐसे ही थी जिसमें समझ लीजिए कि कोई गेम ऑफ चेस चल रही है, जहाँ पे हर चले जाने वाला मोहरा जो है वो बड़ा कीमती है। जंग का बाकायदा आगाज होता है और बैटल लाइंस ड्रॉ की जाती हैं। दूसरी जंग अजीम, हर जंग के बाद कोई ना कोई हीरो निकलता है, कोई ना कोई पावरफुल बंदा निकलता है। अगर पूरी दुनिया की जंग हो तो पूरी दुनिया के बाद असल में एक मुल्क सामने आना चाहता है, तो ये बताना चाहता है मैं सबसे पावरफुल हूँ, मैं ही सुपर पावर हूँ। और ये चाहता था अमेरिका अपने साथ ये टाइटल लगाना, सुपर पावर। सुपर पावर होने के बहुत से फायदों में एक फायदा ये भी है कि आप किसी भी मुल्क के अंदर कभी भी उसकी फजाई हदूद में चले जाओ और जाके वहां पे किसी को भी मार के आ जाओ, आपको कोई कुछ भी नहीं कहेगा। जैसा हमारे पास एक मुल्क के अंदर हुआ, तो हमारे पास जो है वो हुआ, और उस मुल्क का क्या नाम है, जहाँ पे चले जाओ और जाके मारो। हमारे पास इसके साथ साथ जो है वो एक और काम भी हुआ, भूटान। सुपर पावर होने का एक और फायदा भी होता है कि 2011 के अंदर, साल 2011 के अंदर हम लोगों ने कुछ ऐसा देखा जो कभी भी नहीं हो सकता था। जानते हैं क्या हुआ था? 2011 में हमारी ड्यूटी पर 24 जो हैं वो सिपाहियों को कत्ल कर दिया गया, जिसे हम पाकिस्तान में शहीद कहेंगे। ये अमेरिका और नेटो फोर्सेस ने किया। 13 लोगों की टांगों में गोलियां मार दी गई, नेटो फोर्सेस, अमेरिका और उसकी फोर्सेस ने, सब के सब ने। हमारी दो चेक पोस्टों को बम मार के उड़ा दिया गया, और इसको तारीख में हम सलाला इंसिडेंट के नाम से जानते हैं। सलाला इंसिडेंट, SALALA, सलाला इंसिडेंट। ये तभी मुमकिन है जब आप दुनिया में सुपर पावर के तौर पर जाने जाते हैं। जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने और नेटो फोर्सेस ने दिन दहाड़े पाकिस्तान की फौज को जो है वो हिट किया, पाकिस्तान की मिलिट्री को हिट किया। ये 26/11 के नाम से भी जाना जाता है, सलाला इंसिडेंट। जब हमारे फौजियों के ऊपर जो है वो गोली चलाई गई, और हमने कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं किया। सलाला जो है वो मोहम्मद एजेंसी यानी कि फाटा के अंदर था, और सुबह के 2 बजे का टाइम था, जब अमेरिका के हेलीकॉप्टर आते हैं और बगैर कुछ समझे, बगैर कुछ जाने पाकिस्तान की बॉर्डर पेट्रोल चेक पोस्ट के ऊपर हमला कर देते हैं, अटैक कर देते हैं।
बदले में पाकिस्तान ने शदीद गुस्से का मुजाहरा किया। हमने शदीद रिएक्शन दिया और हमने उन्हें बताया कि हम ऐसा रवैया बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हमने उनसे कहा कि आप हमारी शमसी एयरफील्ड को खाली कर दीजिए, हम नेटो सप्लाई को रोक रहे हैं। वो तो उन्होंने बाद में कहा कि चलें कोई बात नहीं, डॉलर थोड़े ज्यादा देते हैं तो फिर कहीं जाके हम माने कि ठीक है, लेकिन आइंदा ऐसा ना हो। लेकिन हमने फिर उनसे बताया कि ऐसे नहीं चलेगा, हमारी आवाम शदीद गुस्से में है कि आपने दिन दहाड़े हमारे 23 से 30 के करीब फौजी मार दिए हैं, ये गलत बात है। उन्होंने कोई बात नहीं, हमारे जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं वो माफी मांग लेते हैं, प्रेसिडेंट साहब जरा मसरूफ हैं, वो नहीं माफी मांग सकते। हेलरी क्लिंटन जो है वो माफी मांग लेते हैं। सो हमारे पास जो है हेलरी क्लिंटन का जो है वो मैसेज आया, अच्छा ठीक है सॉरी, हो गया तो हो गया। हमने कहा कोई बात नहीं, हो जाता है। और हमने नेटो सप्लाई भी फौरन से खोल दी और सारे काम कर दिए। जी जी, उसको भी बचाया गया। रेमंड डेविस तो चले एक अलहदा केस था, लेकिन ये दिन दहाड़े पेट्रोल वो जो है वो चेक पोस्टों पे बंदों को उड़ा देना, बम मार देने उनके जो है, और बाद में कहना सी हमें गलती लग गई है, हमने समझा था कि ये दहशत गर्द हैं। कमाल है, आप लोग उसामा बिन लादेन को पकड़ते हुए आपको गलती नहीं लगी? वहां पे तो मुमकिन है। सो ये कुछ जो है वो सिचुएशन है, तो ये सुपर पावर होने का फायदा है। तो सुपर पावर होने का अगर कोई फायदा समझे, तो अगर पाकिस्तान सुपर पावर है तो वो किसी भी कंट्री पे बम गिरा सकता है, कुछ भी कर सकता है, उससे कोई कुछ नहीं कहेगा सिवाय एहतजाज। हाँ जी, बददुआएं भी दी थी, आमिर साहब ठीक कह रहे हैं। सो जी, दो तरह के ब्लॉक दुनिया में बन गए। अब अमेरिका चाहता था कि मैं ही सुपर पावर रहूंगा, सोवियत यूनियन कहता था नहीं बच्चे, ये कहानी मेरी, मैं जो है वो सुपर पावर बनूंगा। सोवियत यूनियन को भी एक अपना नाजो नखरा था। सो दो ख्यालात जो हैं वो अब दुनिया में पिनप रहे हैं। दो तरह के जो है वो कंट्रीज सामने, दो तरह के ब्लॉक बन गए। अब आयरन कर्टन डिसेंड्स होता है, यानी कि पर्दा गिरता है और बड़ी स्ट्रिक्ट किस्म के जो है वो इन दोनों कंट्रीज के दरमियान रिलेशनशिप खराब होने वाले हैं। ये कहानी है पाकिस्तान बनने से एक साल पहले की, 1946 की, जब विंस्टन चर्चिल जो है, ये वही चर्चिल है जिसको आप अपनी किताबों में भी पढ़ते रहे हैं। विंस्टन चर्चिल जो है वो उसने अपनी फेमस जो है वो स्पीच दी थी आयरन कर्टन। उसमें उसने ये कहा कि यार देखो, अगर तुम लोगों ने होश के नाखून नहीं लिए तो यूरोप डिवाइड हो जाएगा। वो समझाना चाह रहा था कि रशिया दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा है, सोवियत यूनियन में नए नए ममालिक शामिल किए जा रहे हैं, और अब दोनों ममालिक जो हैं वो, सोवियत यूनियन और अमेरिका जो है वो न्यूक्लियर आर्म्स के अंदर चले गए। दोनों सुपर पावर्स थे। दुनिया में तीन तरह के निज़ाम हजूर वाला चले थे। पहले नंबर पे तीनों में से हमारे पास आ जाता है फैशिज्म आ जाता है। हमारे पास जो है वो फैशिज्म आ जाता है। फैशिज्म के साथ बाद हमारे पास आ जाते हैं, पहले तीन होते थे, फैशिज्म हो जाता है, हमारे पास सोशलिज्म था, और हमारे पास कम्युनिज्म था, सॉरी हमारे पास कैपिटलिज्म था। ठीक है, एफएससी। बाद में क्या होता है कि फैशिज्म जो है वो खत्म हो जाता है, ये जो नाजी का था, ये जो हिटलर ने बनाया था। सो हमारे पास जो है ये एक पूरे का पूरा निज़ाम था। अब ये निज़ाम था क्या? फैशिज्म जो है वो, एक फैशिस्ट वो पर्सन होता है जो, डिक्टेटर जो है वो फर्द वाहिद होता है और वो कंट्रोल करने की कोशिश करता है हर चीज, जो हिटलर करता था। और जिसने कहा कि जी मैं आपकी बात से नहीं मुत्तफिक होता हूँ, तो उसे मोहम्मद बिन तुगलक की तरह जो है वो उसने क्या करता, उसकी हड्डियां जो है वो निकलवा के बाहर फेंक देता था। जैसे इमरान खान अक्सर मोदी को कहता है कि तुम एक फैशिस्ट हो। फिर जो है हम 1950 के बाद दुनिया में दो निज़ाम रह जाते हैं, एक सोशलिज्म और एक कैपिटलिज्म। फिर 1991 के बाद जो है वो एक ही निज़ाम जीत जाता है और वो कैपिटलिज्म।
जो हमारे पास निज़ाम तबाह होते हैं 1950 से पहले, जो है वो फैशिज्म चला जाता है। और हमारे पास जो है वो 1991 में जो है वो सोशलिज्म चला जाता है। सोशलिज्म कैसे जाता है? जब रशिया सोवियत यूनियन टूट गया तो इसका मतलब है कि वो सिस्टम हार गया, और दुनिया में एक ही सिस्टम बचा जो कैपिटलिज्म है, और जो आज का सिस्टम है, और जो अमेरिका का सिस्टम है। अब दोनों के दोनों ममालिक जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि यार मिलजुल के कुछ हम लोग जो है वो आर्म रेसेस के अंदर काम कर, और अब मिलजुल के नहीं, एक दूसरे के अगेंस्ट। और इन्होंने जो है वो एक दूसरे के अगेंस्ट काफी काम करना शुरू कर दिया। अमेरिका कॉपी करने में बड़ा माहिर है। 1957 में जब सोवियत यूनियन ने जो है वो स्पुतनिक जो है वो लॉन्च कर दी, द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट, अमेरिका की आंखें खुल गई, यार ये क्या हो गया। उन्होंने भी जो है वो उसके बाद फौरन से जो है 1958 में अपने जो है वो वोयेजर 1 के नाम से जो है वो सैटेलाइट लॉन्च कर दी। ये 1957 में शुरू होती है, और 1969 तक जो है नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है वो जा चुका होता है, मून वॉक, मून पे पहुंच चुका होता। नील आर्मस्ट्रॉन्ग अमेरिकन था। 1969 में मून पे जो है वो पहुंचता है। अब इस देख लें दुनिया से हम कितना पीछे हैं, हमारा भी तो कोई बंदा नहीं पहुंचा के जो जाके ना पाकिस्तान को मून पे हम पता कर सकें। तो शायद आप 1970 की इनकी मूवीज देखें तो फिर भी ये बड़े एडवांस लोग होंगे हमसे। हम लोग जो है वो एक मुख्तात अंदाजे के मुताबिक इन तमाम डेवलप्ड कंट्री से कोई 70 से 80 साल पीछे हैं। जो जिंदगी उनकी आज है हमारे यहाँ, वो 70 से 80 साल के बाद आएगी। ये एक जो है वो हमारे पास एक मुख्तात अंदाजे के मुताबिक। देन जी हमारे पास प्रॉक्सी वॉर शुरू हो जाती है। प्रॉक्सी क्या होती है? जैसे आपने अक्सर देखा होगा, स्कूलों कॉलेजेस में आप लोग काम किया करते थे कि किसी दूसरे की अटेंडेंस लगा दें। अब ये दोनों के दोनों कंट्रीज ने कहा कि भाई तुम भी सुपर पावर हो, मैं भी सुपर पावर हूँ। इन्होंने सोचा कि हम लोग जो है वो सामने आके अगर डायरेक्टली एक दूसरे से लड़ना शुरू हो गए तो दुनिया का बड़ा नुकसान होगा। अब जो है वो ये करते हैं कि प्रॉक्सी वॉर लड़ते हैं, कि लड़ाई किसी और के कंधे पे बंदूक रख के चलाते हैं। सो फिर उन्होंने रखी बंदूकें जो है वो कोरियन वॉर के अंदर, दोनों ममालिक जो है वो शामिल हो गए, वियतनाम के अंदर शामिल हो गए, कि जिनमें मरने वाले वियतनाम थे, मरने वाले कोरियन थे। एक ग्रुप को अमेरिका सपोर्ट कर रहा है और दूसरे को रशिया सपोर्ट कर रहा है। वजह सिर्फ क्या थी? वजह सिर्फ ये थी कि अमेरिका को तोड़ना है, और रशिया ने, और अमेरिका को ये था कि हमने रशिया को तोड़। इसी तरह से अफगानिस्तान के अंदर भी कहानी में ये अफगानिस्तान भी आ जाता। और हमारे पास जो है वो कोल्ड वॉर आइडियोलॉजीज की जंग थी, जिसमें ये दोनों ममालिक एक दूसरे के आमने सामने कभी नहीं आए। ये कोल्ड वॉर का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और आपका इंटरव्यूअर जो है वो आपको जो जोड़ के रख देता है ये बातें पूछने के लिए कि आपको ये पता भी है या नहीं पता, ये क्या है कोल्ड वॉर जो है वो। अब हमारे पास जो है वो रशिया के बहुत से ममालिक से ताल्लुकात अच्छे थे, उनमें से क्यूबा भी था। 1962 को रशिया को 1962 में रशिया में पता नहीं, जी जी, प्रॉक्सी वॉर ही कोल्ड वॉर है। पता नहीं क्या सोचती है कि वो क्या करता है कि अपने न्यूक्लियर वॉर, न्यूक्लियर वेपन जो है वो क्यूबा के अंदर जो है वो लगा देता है, नस्ब कर देता है। अब क्यूबा जो है वो यहाँ से अमेरिका के ऊपर अटैक करना और मिसाइलों का जाना बड़ा आसान था। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से जैसे स्टोन्स थ्रो के मतलब बहुत करीब था। क्यूबा के साथ सोवियत यूनियन के ताल्लुकात अच्छे थे। अमेरिका की रातों की नींद उड़ गई कि अब रातों रात हो सकता है कि हमारे पास जो है हमारे ऊपर अटैक हो जाए। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हमारे पास जो है वो एक ऐसा मिसाइल क्राइसिस था जिसकी वजह से दोनों ममालिक जो हैं वो एक दूसरे के जंग के बहुत करीब आ गए। 1962 में ये होने वाला मिसाइल क्राइसिस जो है ये जाना जाता है हमारे पास अक्टूबर क्राइसिस के तौर पर, क्योंकि ये अक्टूबर 1962 में हुआ था। यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन के दरमियान 13 दिन तक दोनों ममालिक एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के खड़े रहे। यानी अमेरिका ने क्या किया था?
अमेरिका ने जब देखा कि इसने क्यूबा में अपने मिसाइल लगा दिए, नक्शा निकाला और देखा कि कैसे हम जो है वो अटैक कर सकते हैं सोवियत यूनियन पे। दो ममालिक नजर आए, एक इटली, इटली से डायरेक्टली अटैक किया जाएगा, और दूसरा टर्की। सो इसने क्यूबा के अंदर लगाए, तो इसने कहा कि हम टर्की और इटली के अंदर जो है वो जाके लगाएंगे। और सोवियत यूनियन के बराबर की डिप्लॉयमेंट कर दी गई थी वहां। जितने उन्होंने क्यूबा के अंदर न्यूक्लियर मिसाइल लगाए थे, उतने ही अमेरिका ने जाके इटली और टर्की के अंदर लगा दिए। एक जंग ये पहले देख चुके थे। यही वजह है कि 28 अक्टूबर को हिम्मत नहीं पड़ी, और ये जो है वो दोनों ने अपने अपने वेपन्स हाथ हटा लिए। कहते हैं कि अगर ये जंग हो जाती, अगर ये जंग हो जाती और हमारे पास ये पहली न्यूक्लियर वॉर होनी थी, लेकिन हमारे पास जो है ये जंग नहीं हुई। अब हमारे पास इसकी वजह क्या थी? क्या वजह थी? क्योंकि दुनिया जो है वो ऑलरेडी देख चुकी थी कि क्या हुआ था। आपको याद होगा कि हमारे पास जो है वो जब हिरोशिमा और नागासाकी पे क्या किया गया था, बम गिराए गए थे। सो इन दोनों के दोनों शहरों पे बम गिराए गए थे 6 अगस्त और 9 अगस्त, जिस महीने पाकिस्तान बना था। तो दुनिया देख चुकी थी कि न्यूक्लियर वेपन्स ने क्या काम किया था। 1962, 1962 में अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं हमारे पास, जॉनसन है। जॉनसन जॉनसन जो है वो एक टेलीविजन पे इश्तहार चलवाता है। इश्तहार क्या चलता है? एक बच्ची है छोटी सी, उसके हाथ में जो है वो एक फूल है, और वो फूल की जो है वो कलियां गिन रही है, 1 2 3 4 5, कि इसके ऊपर जो है जितनी पेटल्स हैं वो उसे गिन रहे हैं। जब वो 10 पे पहुंचती है, तो जो एक आवाज आती है 10 9, और फिर उसके बाद एक न्यूक्लियर वेपन जो है वो फटता है, और दुनिया खत्म होती है। जॉनसन ये पैगाम देते हैं कि मैं अगर सदर बन जाता हूं तो मैं दुनिया से न्यूक्लियर वेपन्स का खात्मा कर दूंगा। और ये जो है वो देते हैं 1962 में पैगाम, लेकिन खुद न्यूक्लियर वॉर के करीब करीब पहुंचे। कोल्ड वॉर जो है वो इसका जब खात्मा होता है 28 अक्टूबर को, उससे पहले एक इंसिडेंट और होता है जिससे ये पता चलता है कि कोल्ड वॉर खत्म हो जाती है, और वो होती है वॉल ऑफ बर्लिन। लेकिन आज तक हमें यही नहीं पता चल सका कि ये वॉल ऑफ बर्नर क्या है, ये क्यों जो है वो गिराई जाती थी। ठीक है, हमारे पास जो है वो रीजंस क्या है। देखिए, जब मैं फॉल ऑफ द बर्लिन वॉल की बात करता हूँ, तो ये हमारे पास जो है वो 1989 के अंदर होने वाला एक बड़ा जबरदस्त इंसिडेंट है। 1989, अब ये है क्या, चले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमारे पास ईस्ट और वेस्ट जर्मनी जो है वो इनके दरमियान बहुत ज्यादा हालात खराब होते थे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। ईस्ट और वेस्ट जर्मनी के दरमियान अब ये हालात खराब थे, और इसकी वजह ये थी कि हमारे पास एक सेक्शन जो है वो सपोर्ट करता था यूनाइटेड स्टेट्स को, और दूसरा जो हमारे पास सेक्शन था वो सपोर्ट करता था सोवियत यूनियन को। अब ये जर्मनी के अंदर के इंसिडेंट्स हैं। मैंने आपको आयरन कर्टन के बारे में बताया कि जो चर्चिल ने बताया। ईस्ट जर्मनी जो है वो ईस्टर्न ब्लॉक की तरफ था, और वेस्ट जर्मनी जो है वो वेस्टर्न ब्लॉक की तरफ था। सो ये जो है वो दोनों जर्मनी डिवाइडेड था। 1947 45 में जब दूसरी जंग अजीम खत्म होती है, तो जर्मनी जो है वो इसके ऊपर इत्तेहादियों ने कब्जा कर लिया, जिन्होंने जंग जीती। जर्मनी जंग हार गया था। अब जंग जीतने वालों में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी था, यूके भी था, फ्रांस भी था, और सोवियत यूनियन भी था। इन सब ने जो है वो जंग जीती। अब ये दोनों फातेह मुल्क थे। यूएस भी उधर ही शामिल है, सोवियत यूनियन भी उधर ही शामिल है। उन्होंने कहा भाई जर्मनी बड़ी मजे की चीज है, मिलजुल के खाते हैं इसको। ऐसा कर लो, इसको 4 ऑक्यूपेशनल जोन्स में जो है वो इस्तेमाल,
बांट लेते, एक तुम्हारा, एक मेरा, एक तुम्हारा, एक मेरा। तो हमने जर्मनी को चार हिस्सों में बांट दिया, यानी कि ये तुम्हारा, ये मेरा, ये तुम्हारा, ये मेरा। और अलाइड पावर्स ने बर्लिन को कहा कि यार ये कैपिटल होगा हमारे पास। अब यहाँ से हमारे पास असल जो खेल है वो शुरू हो जाता है। दोनों ने, यूएस ने और सोवियत यूनियन ने जंग तो जीत ली, लेकिन आपने देखा होगा कि दो कुत्ते जब जो है वो किसी जगह से गोश्त को चुरा लेते हैं, तो उसके बाद खुद भी लड़ना शुरू हो जाते हैं। बचपन में तीन दोस्तों की कहानी तो सुन रखी होगी, अ बैग ऑफ गोल्ड एंड थ्री फ्रेंड्स, जहाँ पे वो सोचता है कि मैं इसको मार दूंगा, मैं इसको मार दूंगा, क्योंकि पावर का नशा अपना होता है और पावर में अकेला ही बैठूंगा पावर पे। अब दोनों ने जंग तो जीत ली, अब मसला ये था कि एक को पीछे करना पड़ेगा। इसलिए आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस आना शुरू हो गए। अमेरिका ने कहा मैं सुपर पावर हूँ, रशिया ने कहा खबरदार अगर तुम। अब यहाँ से मामला जो है, अब ये हमारे पास क्या है, जो वेस्टर्न ब्लॉक था, जो वेस्टर्न ब्लॉक था, वेस्टर्न ब्लॉक ने कोशिश की कि हम लोग जो हैं वेस्टर्न एलाइज के साथ चले जाएं। जो वेस्टर्न एलाइज थे, उन्होंने क्या किया कि हम हमारे पास वेस्टर्न ब्लॉक को ले लिया। क्या मेरी आवाज नहीं आ रही? हमारे पास जो है वेस्टर्न ब्लॉक ने उसको उठाया और इन्होंने कहा कि जब अमेरिका के पास चले गया वेस्टर्न ब्लॉक, तो अब ऑब्वियसली उसने जो है वो उनका कैपिटलिज्म जो है वो, कैपिटलिज्म और सारी की सारी जो है वो चीजें अडॉप्ट कर ली। सोवियत यूनियन ने कहा कि चलो भाई, ईस्टर्न ब्लॉक जो है वो हमारे पास फिर सोवियत यूनियन के पास आ गया। सोवियत यूनियन ने कहा कि ये जो है वो मैं, ये ब्लॉक मेरे पास आ गया। अब 1945 में जंग जीतते हैं। 1948 के अंदर जो है वो सोवियत यूनियन मना कर देता वेस्टर्न बर्लिन वालों को। वो कहता है कि बस भाई, आज तक जितना तुम सिटी में आते थे जाते थे बहुत हो गया। अब आज के बाद जो है इस सिटी के अंदर से तुम लोगों ने गुजरना भी नहीं है। सो उन्होंने वेस्टर्न एलिज वाले जो हैं उन्होंने भी पाबंदियां लगाना शुरू कर दी। सो वेस्टर्न एलिज जो हैं वो, उनसे सारी की सारी चीजें जो हैं वो फिर एयर के जरिए आना शुरू हो गई। दोनों ममालिक के अंदर जो है वो दरार बढ़ती चले। अगला साल आया 1949, जैसे घरों के अंदर जो है वो दीवार जो है वो खड़ी कर दी जाती है। कोल्ड वॉर की टेंशन बढ़ती चले जा रही हैं। वेस्टर्न एलाइज जो हैं वो अमेरिका के साथ हैं, और हमारे पास जो है वो वेस्ट जर्मनी कहलाता है। जबकि ईस्टर्न जो है वो हमारे पास जर्मनी, वो सोवियत यूनियन के पास है और ईस्ट जर्मनी कहलाता है। अब ये जर्मनी दो हिस्सों में, वैसे तो चार हिस्सों में बट गया था, लेकिन दो हिस्से जो है वो बड़े बड़े काम के रहे। अब मजे की बात ये है कि ये हमारे पास है कम्युनिज्म स्टेट जो है वो, और ये हमारे पास जो है वो कैपिटलिस्ट कैपिटलिस्ट स्टेट है। एक ही कंट्री के अंदर दो स्टेट्स बन गए। और अब हमारे पास जो है वो कहानी आती है, ये दोनों ममालिक यहाँ पे फिर आमने सामने आ जाते हैं। 1961 में ईस्ट वाले जो हैं वो कहते हैं कि भाई बस बहुत हो गया। सोवियत यूनियन को रिक्वेस्ट करते हैं कि अब इनके साथ हमारा मजीद गुजारा नहीं हो सकता, हमारे दरमियान। ईस्ट और वेस्ट जर्मनी वाले कहते हैं कि दीवार खड़ी कर दी जाए। ईस्ट और वेस्ट के दरमियान जो है वो एक दीवार खड़ी कर दी जाती है, जो ईस्ट जर्मनी को और वेस्ट जर्मनी को, यानी कि बर्लिन जो दोनों सिटीज के दरमियान था, उसको डिवाइड कर देता। और यूं जर्मन स्टेट जो है वो दो हिस्सों के दरमियान बट जाती। जब सोवियत यूनियन टूटता है तो इस दीवार को भी गिरा दिया जाता है।
सोवियत यूनियन जब खत्म होता है तो ये वॉल ऑफ बर्लिन जो है वो गिरा दी जाती है। और ये कब गिरा दी जाती है? 9 नवंबर को, 9 नवंबर 1989 को ये वॉल ऑफ जो है वो बर्लिन गिरा दी जाती है। जिसका मतलब ये था कि अब जो है वो कौन जीत चुका है? कैपिटलिस्ट जीत चुके हैं, अमेरिका जीत चुका है। शाम के 7 बजे लोग इसको तोड़ना शुरू कर देते। अभी भी अगर आपका कभी चक्कर लगे जर्मनी में, आप जाएं तो आप ये देख के हैरान हो जाएंगे कि उन्होंने वहां पे सिंबल्स जो हैं वो कुछ खड़े किए हुए हैं आपको दिखाने के लिए। ये हमारे पास था जी, वॉल ऑफ बर्लिन। अब ये जर्मनी की जो डिवीजन थी, दुनिया को पता चली कि जनाब जर्मनी जो है वो दो हिस्सों में बट चुका है। वेस्ट वाले जो हैं वो ले चुके हैं उसका वेस्टर्न पार्ट जो है, और वो अब जो है वो हमारे पास कैपिटलिस्ट स्टेट है। और ईस्ट वाला जो है वो सोवियत यूनियन के पास। सो जी, इस तरह से जो हमारे पास वेस्ट जर्मनी था वो नेटो का हिस्सा बन गया। और जर्मन स्टेट जो है वो प्रॉक्सी के तौर पर अब काम करना शुरू होगी। प्रॉक्सी का मतलब ये है कि अब सारे के सारे जितने भी यूएस और यूएसएसआर के सारे काम थे, चक्कर थे एक दूसरे के खिलाफ काम करना, वो इस जर्मनी से किया करते थे। एक ही मुल्क के अंदर दो तरह की गवर्नमेंट बन गई, ईस्ट और वेस्ट जर्मनी वाले। ईस्ट वालों के यहाँ अपना रवाज था, उनके यहाँ सोशलिज्म थी। वेस्ट वाले जो हैं वो एक नई गवर्नमेंट को फॉलो करते थे। ईस्ट जर्मनी वाले जो हैं वो कम्युनिज्म को फॉलो करते थे, और वेस्ट जर्मनी वाले जो हैं उन्होंने डेमोक्रेसी को और मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी को फॉलो किया। पाकिस्तान इंडिया वाला सीन हो गया था दोनों कंट्रीज के दरमियान, जो है वो मूवमेंट की इजाजत नहीं थी कि आप इधर जाओ और वो उधर जाए। ये तकरीबन हमारे पास 4 डेकेड्स तक जो है वो ये चलता। दोनों की दोनों स्टेट्स जो हैं वो डिस्टिंक्टिव स्टेट्स रहती हैं, अपना अपना इनका जो है वो सिस्टम रहता है। 1989 में ये वॉर जो है वो खत्म होना शुरू होती है और बर्लिन वॉल को गिरा दिया जाता है। अब जब ये जो है दोबारा से वॉल गिरती है तो जर्मनी रीयूनिफाई हो जाता है, दोबारा से एक जर्मनी बन जाता है। जब ये बनता है एक जो है वो हमारे पास, तो फॉल ऑफ बर्नल जो है, बर्लिन की वॉल का गिरना जो है, ये हमारे पास ये बताता है कि जनाब अब की दफा कोल्ड वॉर खत्म हो चुकी है। कोल्ड वॉर का इख्तिताम कहाँ पे होता है? 1991 में, जब सोवियत यूनियन जो है वो उसका खात्मा होता है, और उसके बाद जो है वो कोल्ड वॉर खत्म हो जाता है और दुनिया में एक ही सुपर पावर जो है वो अभी इमर्ज होती है, और वो हमारे पास सुपर पावर है अमेरिका जो है। दोनों के दोनों ममालिक जो है वो एक दूसरे से डायरेक्ट जंग नहीं लड़ रहे। जंग लड़ने के लिए उन्होंने बेवकूफों को हायर कर लिया था। जंग लड़ने के लिए उन्होंने जो है वो डॉलर्स, उन्होंने कहा यार हम लोगों को क्या जरूरत है, अपने फौजी भी भेजो अफगानिस्तान के अंदर जो है जहाँ पे रशिया, ठीक है, रशिया भी जो है वो अफगानिस्तान में चला गया कि चलो अफगानिस्तान को इन्वेड करता हूँ। उधर से अमेरिका भी अफगानिस्तान में आ गया रशिया से लड़ने के लिए। सोचा कि खुद अपने फौजी तो नहीं मरवाने ना, तो एक मुल्क के जो है वो फौजी हायर करते हैं इनको। अब इनका क्या फायदा होगा? ये वाले फौजी जो है वो अगर ये मरते हैं जंग में तो इनको ना पेंशन देनी पड़ेगी, ना इनको जो है हमें को मेडिकल फैसिलिटीज देनी पड़ेंगी, ना हमारी ये कैटेगरी में आएंगे कि अमेरिका के इतने फौजी जो है वो मारे गए, ना शर्मिंदगी होगी। आराम से इन्हें डॉलर्स और ये हमारी जंग लड़ेंगे, और बाद में जब ये जिनके साथ जंग लड़ेंगे अगर इनका ये करते हैं, रिटेलिएट करते हैं, तो इनके साथ करेंगे, हमारा तो मसला नहीं है। तो इन दोनों ममालिक ने डायरेक्टली जंग नहीं लड़ी और हमने जो बोला है। अब मैं आपको याद दिला दूं कि हम पाकिस्तान और रशिया के रिलेशन समझने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर मैं ये बात पहले कह देता कि द कोल्ड वॉर ब्रॉट विद इट ट्रिबुलेंट टाइम्स फॉर पाकिस्तान, तो आपको समझ में ना आता कि कोल्ड वॉर थी क्या और पाकिस्तान के लिए उसने कैसे जो है सख्ती वाला टाइम लगा। इज इट क्लियर? यहाँ तक पता चल गया कि कोल्ड वॉर है क्या
वॉल ऑफ बर्लिन है क्या, ये जर्मनी के जो है वो अंदर क्या है, ईस्ट जर्मनी क्या है, वेस्ट जर्मनी क्या है, हमारे पास ये ब्लॉक्स क्यों बनते हैं, और हमने आखिर सोवियत यूनियन को गुस्सा क्यों है पाकिस्तान पे इतना ज्यादा, क्यों हमने 18 की 18 उसके स्टेट्स निकाल के बाहर फेंक। ये रिलेशनशिप जो है वो हमें इसमें अप्स एंड डाउन जो है बात कर रखना। और मैं यहाँ पे रुकूंगा। हमारे पास कॉन्सेप्ट जो हैं वो दे आर लाइक ड्राई इनफ, इनको एक दफा देखें, इनको जब एक दफा पढ़ें। सो हमारे पास वैसे तो ये था टारगेट कि अफगानिस्तान को ही हम कंप्लीट करते, लेकिन अफगानिस्तान के साथ हमने सोवियत यूनियन और रशिया को भी ये देख लिया। हम यहाँ पे एक स्टॉप लेंगे। अब इनको जो है वो रिवाइज कर लें, बल्कि इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। 1958 में जो है वो हमारे पास एक मिलिट्री जो है वो कूप होता है, एक मार्शल लॉ आता है जिसको यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो हमारा सपोर्ट करता है। और पाकिस्तान में 1958 में जो है वो कौन आ जाते हैं, कौन सा डिक्टेटर आता है जो कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो बैठते हैं 1958 के अंदर जो है, क्या नाम है उन साहब का? वो हमारे पास है अयूब खान। अयूब हमारे पास जो है वो आ जाते हैं। अयूब खान जो है हमारे पास, ये खुद नहीं आते हैं, इन्हें उमर का लेके आता। क्यों उमर का लेके आते हैं? ताकि अपनी मर्जी के काम करवाए जा सके, ताकि अपनी मर्जी के फैसले जो है वो करवाए जा सके। हमारे रिलेशनशिप बड़े अच्छे चल रहे थे, हमने रशिया के साथ ताल्लुकात बिगाड़े नहीं थे। यूएस ने हमें कुछ डॉलर्स दिए और हमने अपने सारे का सारा सिस्टम जो है वो तबाह बर्बाद करके रख दिया। हमने अयूब खान साहब को लाया और आर्मी का बड़ा अच्छा रैकेट रहा है आर्मी का। वो रैकेट ये रहा है कि जनाब हम लोगों ने, आप बेफिक्र हो जाएं, लाइक आप खुद ही समझें, आपका कोई काम है यहाँ पे तो देयर इज नो नीड टू टॉक टू द पॉलिटिशियंस, हम हैं ना, संभाल लेंगे। कोई भी मसला होता है तो हमसे ज्यादा कौन ताकतवर है, कस्टम से लेकर सब इदारे अपने ही हैं। सो हमारे पास यूं हंसता बसता पाकिस्तान, जिसके अच्छे खासे सोवियत यूनियन से रिलेशनशिप से, सोवियत यूनियन ने कहा कि बस भाई आज के बाद तुम कहाँ और हम कहाँ, हमारे ताल्लुकात खत्म हुआ। सो हमारे पास जो है वो ताल्लुकात खत्म हुए, बुरे हो गए। अब सोवियत यूनियन को इस चीज का बहुत बुरा लगा। यार तुम एक अमेरिका के कहने पे अपनी गवर्नमेंट को बदल देते हो, कैसे लोग हो यार? कोई कंट्री तुम्हें कहेगी कि तुम ये कूप ले आओ और तुम वो कूप ले आओगे, तुम वहां पे मार्शल लॉ लगा दोगे। इसका मतलब चाइना ने ठीक कहा था। चाइना ने कहा था कि एक कंट्री जो है वो ऐसी है जो कि फोन कॉल के ऊपर, मतलब जाना तो बहुत दूर की बात है, फोन कॉल के ऊपर जो है वो अपना डिसीजन जो है वो चेंज कर देते हैं। सो ये बड़ी स्टेटमेंट थी। और इसमें जो है वो हमारे पास चेंजिंग पॉलिसी ऑन फोन कॉल, ये 2021 के अगस्त की बात है। हमारे पास जो है, तो जनाब ऐसी कंट्रीज मौजूद हैं, जब ईरान से उन्होंने बात की कि जो हमारी फोन कॉल आती है वो अपने डिसीजंस बदल के रख देते हैं। तो अल्लाह के फजल करम से हर फील्ड में हमने काफी इज्जत जो है वो कमा ली। बहरे कैफ कोशिश हमने की कि अयूब खान के बाद जो है वो इस रिलेशनशिप को अच्छे से जो है वो बना सकें। लेकिन 1965 की जंग हुई, सोवियत यूनियन ने इंडिया को सपोर्ट किया, पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं किया। और दूसरा बड़ा मसला ये था कि सोवियत यूनियन जो है और चाइना फॉलो करते हैं कम्युनिज्म को। और हमने क्या किया, हमने कुल खिला के स्पीचेस की। हमने कहा कम्युनिज्म दुनिया का बदतरीन निज़ाम है, ये इस्लाम के खिलाफ है, सारी की सारी चीज़ों पे हमने ये बात की। अब हमारे पास
ये रिलेशनशिप बुरे होते हैं, और 1980 में और बदतर रिलेशनशिप हो जाते हैं, जब हम जो है वो अमेरिका के साथ खुल खिला के जो है वो रशिया के खिलाफ चलते हैं। दुनिया एक ब्लॉक में बन गई। इंडिया एक तरफ था, हमारे पास रशिया एक तरफ था, अमेरिका एक तरफ था और पाकिस्तान एक तरफ था। ये ब्लॉक्स में वो चल रहे थे। और सबसे बड़ी वजह, यार वो ये कहते हैं कि जो कम्युनिज्म है ना, वो इस्लाम के खिलाफ है। इस्लाम तो तिजारत का दर्स देता है ना। सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से मिसाल लेते हैं कि इस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो खुद भी तिजारत की थी, और आपसे उसने फरमाया था कि तिजारत के अंदर जो है वो रिस्क है। डू यू नो दैट पर्टिकुलर हदीस? तो ये कम्युनिज्म ये कहते हैं कि सारे के सारे इदारे गवर्नमेंट के पास आ जाएंगे, और गवर्नमेंट जो है वो सबको इक्वल काम देगी, कि सबके सब बराबर है। ठीक है। तो वो ये कहते हैं कि इस्लाम का मुआशी निज़ाम और है। इस्लाम तो ये कहता है कि अपॉर्चुनिटीज दें सबको। वो तो तजारत की बात करते हैं कि हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ ने कहा था कि आप मुझे बाजार का रास्ता बता दें, मैं तजारत करूंगा। ठीक है। सर फैशिज्म में इकोनॉमिक सिस्टम कौन सा होता है? यार इसमें डिक्टेटर का अपना सिस्टम होता है, वो जो सा चाहे वो उसको फॉलो कर सकता है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है। सदाम हुसैन ने अपनी मर्जी से लागू किया, वो सोशलिज्म को भी लागू कर लेता था, कैपिटलिज्म को भी कर लेता था, और वो इन दोनों सिस्टम्स को छोड़ के अपना भी फॉर्मूला ले आता था। तो ये जो है वो, लेकिन रियासत ने जिम्मा तो लिया तो बेहतर है। लेकिन जब रियासत ने, हाँ लेकिन इनकी अपनी जो है वो एक थ्योरी थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं यार, हम ये इस्लाम के खिलाफ है। असल में हमें अमेरिका ने कहा था कि कोई वजह ढूंढो यार, मौलवियों की ड्यूटी लगाई तो मौलवी शुरू हो गए। उलमाए सू हर दौर में मौजूद रहे हैं ना। ये हमारी आवाम को तो नहीं पता कि कौन जो है वो मुझे हक की बात बता रहा है और कौन। उन्हें तो बस ये है कि बस ठीक है। मैं पिछली क्लास में भी शायद आपसे बात कर रहा था कि मुरीदीन जो हैं, जो मुरीद होते हैं, वो बेचारे पीर की दुआ से एक बाईसाइकिल तक नहीं खरीद सकते, लेकिन पीर साहब जो हैं वो उनके नजरानों से जो है वो प्राडो जरूर खरीद लेता है। पाकिस्तान के अंदर जो है, पाकिस्तान ने 1980 में हमें जब ये पता चला कि जनाब अब हमने सपोर्ट करना है, अमेरिका ने कहा कि पैसे मैं दूंगा, तुम्हें कुल खिला के परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो हम शुरू ने कहा यार ये तो बहुत अच्छा है। अब हमारे पास जो है वो सोवियत अफगानिस्तान वॉर आ गई थी। सोवियत अफगानिस्तान वॉर के क्या मतलब है? यानी कि रशिया जो है अपने पूरे के पूरे टैंक शैंक असला लेके पहुंच गया 24 दिसंबर को 1979 को, कि मैंने अफगानिस्तान को फतह करना। 24 दिसंबर 1979। और बेचारा जो है वो टूट के निकला यहाँ से 15 फरवरी को, वैलेंटाइन डे के एक दिन बाद, साल 1989। तब यहाँ से टूट के निकल जाता हूँ। लगता था कि 1979 में दाखिल हुआ हूँ तो इसको जीत लूंगा, ये कौन सा बड़ा मुल्क है, छोटा सा तो है, और वैसे भी तबाह हाल है, तो जीत लूंगा इसको, ये कौन सी बड़ी बात है। अब हुआ कुछ यूं कि सोवियत जो है वो अफगानिस्तान वॉर शुरू हो जाती है, और पाकिस्तान जो है वो इसको अमेरिका जो है वो इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। उसने कहा कि यार देखो, तुम्हारे पास जो है वो जरा फाइनेंस की कमी है, हाथ तुम्हारे पास थोड़ा टाइट है, तो मैं हूं ना, तुम्हें क्यों घबराने की जरूरत है। ठीक है, 1965 की जंग में मैं तुम्हें नहीं सपोर्ट कर सका, गलती होगी यार, चलो छोड़ो इस बात को। 1971 में भी मैं नहीं कर सका सपोर्ट, मतलब मान लिया यार गलती होगी, लेकिन पुरानी बातें छोड़ो ना, अब नहीं कोई बात करता है। हमने कहा चलो ठीक है, लेकिन आइंदा ऐसा नहीं करोगे, हाँ पक्का? उसने कहा हाँ हाँ, बस ठीक। अब हमने कहा कि ठीक है, हम मुजाहिदीन को सपोर्ट करते हैं। पूरे पाकिस्तान में हमने ऐलान करवा दिया। जिया साहब आगे हाथ में तस्वीर पकड़ ली उन्होंने। बच्चे भी तो इकट्ठे करने थे लोगों के, जो इस जंग के अंदर जो है वो हमने मरवाने थे। लोगों को जिहाद की फजीलत में मौलवियों को हमने जो है वो ये ऑर्डर दे दिया कि जनाब बताइए, जिहाद की फजीलत बताएं। उन्होंने बताया जिहाद बिल कलम क्या है, जिहाद बिल नफ्स क्या है, जिहाद बिल अमाल क्या है, जिहाद बिल
माल क्या है, सब कुछ बातें जो है वो होना शुरू हो गई। जी जी, हमने ही बनाई थी ये, भी हमने ही बनाई थी, मुजाहिदीन जो है भी हमने बनाई। अब जी पाकिस्तान को जो है वो जिम्मेदारी दी गई। पाकिस्तान ने जो है मुजाहिदीन को बनाया भी, और जो मुजाहिदीन अफगानिस्तान के अंदर थे उनको सपोर्ट भी किया, और दुनिया को पैगाम दिया कि अफगानिस्तान बरादर इस्लामी मुल्क है। तुम लोग कब होश के नाखून लोगे कि वहां पे हमारे भाई पे जुल्म हो रहा है। हदीस के मुताबिक एक मुसलमान भाई जो है वो दूसरे का भाई है। तो इस्लाम को ठीक ठाक मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई। और अब जो है पाकिस्तान ने FIM-92 स्टिंजर्स जो है वो सप्लाई किए थे ये मुजाहिदीन को। 92 स्टिंजर्स एक ऐसा जबरदस्त वेपन है। 92 स्टिंजर जो है खला के हमारे पास, खला के अंदर, हवा के अंदर, जहां पे आप देखते हैं कि कोई हेलीकॉप्टर जा रहा है, एक जमीन से जो है वो ये मार करता है और उस जहाज को गिरा देता है। ये FIM-92 स्टैंडर्ड मिसाइल जो है वो इतना पावरफुल हमारे पास है, ये वेपन अमेरिका ने दिया कि ये मुजाहिदीन को पहुंच जाए। 92 में मेन सरफेस से, जिसका मतलब ये था कि हेलीकॉप्टर्स को अगर ये उसके करीब पहुंच गया तो ये खुद ही डिटेक्ट कर लेगा, थोड़ा बहुत डिस्टेंस कवर करेगा लेकिन उसको मार गिराएगा। हमारे पास जब ये उसको मार गिराने का पता चलता है तो ये हमने जो है वो अमेरिका ने हमें ड्यूटी दी कि ये उनको पहुंचाना है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने ये दिए और हमने कहा कि बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, हम पहुंचाएंगे। और ये हमने मुजाहिदीन को दिए। ये जो मुजाहिदीन का वर्ड है ना, ये निकला तो अरेबिक से है। हमने जिहाद को जो है वो लगाने के लिए, ये बताने के लिए कि जिहाद बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये वर्ड जानबूझ कर चूज किया था। क्योंकि ये वर्ड इस्लाम के अंदर आया हुआ है, अहदीस के अंदर आया हुआ है, और हमने उम्मा को जगाने के लिए अल्फाज का बड़ा कामयाबी से इस्तेमाल किया। अल्फाज जो हैं उनके साथ मैनिपुलेट किया हमने। हमने ये बताया कि जनाब देखें, ये मुजाहिदीन का वर्ड तो इस्लाम से है। तो अब सब के सब जो है वो हमारे साथ आए। सो जी, इस तरह से ठीक ठाक ये जो है वो गन्ने। अब सोवियत यूनियन जो है वो ठीक ठाक तरीके से अफगानियों को मजे के साथ मार रहा था, मार पीट रहा था। अब जैसे ये वेपन हमने FIM-92 स्ट्रिंजर जो है वो पहुंचाए हैं, एक्यूरेटली जो है वो इन्होंने सोवियत हेलीकॉप्टर्स को टारगेट करना शुरू कर दिया। कुछ तो जो मुजाहिदीन थे उनको ट्रेन कर दिया गया था, CIA ने और CIA ने और ISI ने। और दूसरा ये जो स्टिंजर मिसाइल वेपन है ये है ही बहुत जबरदस्त। ये जो है वो थोड़ी बहुत जो है वो अगर मिस ऑप्शन होने का खदशा हो, इंफ्रारेड को डिटेक्ट करके अपने टारगेट पे जाके लग जाता है। अब सोवियत यूनियन वाले सर पकड़ के बैठ गए कि अमेरिका ये वेपन्स दे कैसे सकता है, इनके पास कैसे पहुंचते हैं। वो पता चलता है पाकिस्तान से कभी इस मुल्क को नहीं समझा। सोवियत एयरफोर्स को जितना नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया इस FIM-92 स्ट्रेंजर ने, उतना शायद उनको कभी नहीं पहुंच सका बाद में। सो तेजी से आगे नुकसान पहुंचता है और उनके थाउजेंड्स ऑफ ट्रूप्स मारे जाते हैं। इमेजिन करें, एक सुपर पावर है, उसके हजारों के लिहाज से सिपाही मारे जाते हैं, नॉट हंड्रेड्स, हजारों के लिहाज से जो है मारे जाते हैं। इतना खतरनाक वेपन हमने सप्लाई किया। और जब हमने ये वेपन सप्लाई किया तो हमें ये पता चलता है कि पाकिस्तान जो है वो फिर सबके सामने आ गया कि हम जी इस वक्त सोवियत यूनियन जो है उसके एलाए हैं।
पास सोवियत यूनियन को अगर किसी ने सबसे पहले टफ टाइम दिया था तो वो पाकिस्तानियों ने दिया था, और वो मुजाहिदीन के जरिए हमने जो दिलवाया था। अब यहां से ये सारी की सारी चीजें समझ में आती हैं। पाकिस्तान के पास ये क्रेडिट जाता है कि पाकिस्तान ने वेस्ट को, वेस्टर्न ब्लॉक को अपनी पहुंच से ज्यादा सपोर्ट किया। पाकिस्तान उतना सपोर्ट नहीं कर सकता था, लेकिन पाकिस्तान उससे भी ज्यादा सपोर्ट किया। पाकिस्तान कोई स्टेबल कंट्री नहीं था, लेकिन सपोर्ट करता है, मुजाहिदीन को सपोर्ट करता है कोल्ड वॉर के अंदर जो है। और इस तरह से इसने ओवरथ्रो कर दिया कम्युनिस्ट रजीम को अफगानिस्तान के अंदर, यानी रशिया को तोड़ दिया, यहाँ से सोवियत यूनियन को तोड़ दिया। साहब बहादुर खुश हुए, अमेरिका जो है उन्होंने पेमेंट कर दी हमारे पास जो है वो इस सारे के सारे मामले को, और हमारे पास जो है सोवियत यूनियन टूट जाता है। हमें अमेरिका ने ये कहा, सोवियत यूनियन ने हमारा नाम लिख दिया। सोवियत यूनियन को जब हमने तोड़ा, सोवियत यूनियन ने सुर्ख हरूफ से, लाइक इन रेड लेटर्स, ये लिख दिया कि एक मुल्क है, पाकिस्तान है, और उसने मुझे तोड़ा है, उसने मुझे जो है मुझे गिराया है। यही वजह है कि जब 1980 के ओलंपिक्स हुए मॉस्को के अंदर, मॉस्को के अंदर जो है वो 18 के ये ओलंपिक्स होते हैं, तो हमें पता था कि सोवियत यूनियन जो है वो हमसे नाराज है। हमने जो है वो 80 नेशन, हमारा तो मसला भी कोई नहीं था सोवियत यूनियन के साथ, हम लोगों को बाइकआउट नहीं करना चाहिए, हमारा क्या प्रॉब्लम था उसके साथ। हम उनके ओलंपिक्स का बाइकआउट कर दिया जो कि मॉस्को के अंदर होना था। यस, वेरी गुड। सब चाइना ने असिस्टेंस क्यों दी? वो तो कम्युनिस्ट था, वो कम्युनिस्ट था। द वेरी रीजन इज दैट चाइना इज clever than our thinking। चाइना को ना तो कोई ब्लॉक अजीज है, चाइना को ना तो कोई कंट्री अजीज है, चाइना को ना ही रशिया अजीज है, चाइना को ना ही पाकिस्तान अजीज है, चाइना को सिर्फ अपना मुफाद अजीज है। जहाँ पे चाइना के ताल्लुकात जो हैं वो खराब होते हैं, चाइना का मुफाद गिरता है, चाइना वहाँ पे मौजूद नहीं है। तो जेंटलमैन, चाइना ने सपोर्ट इसलिए किया था, मकैवली ने कहा था, मकैवली की कोटेशन है प्रिंस में, अगर तुम्हारे पड़ोस में जंग लग जाती है, दो ममालिक हैं, एक गरीब है, कमजोर है, और एक ताकतवर है, तुम कमजोर को सपोर्ट करोगे, इसलिए क्योंकि अगर वो यहाँ पे जीत गया तो कल को वो तुम पे हमला कर देगा, अगला अटैक तुम पे होगा। इसलिए नहीं उसको सपोर्ट करोगे कि वो कमजोर है, इसलिए उसे सपोर्ट करोगे कि कल को वो ताकतवर तुम्हारी दहलीज पे ना आ जाए। डिड आई आंसर योर क्वेश्चन? तो चाइना हमारी सोच से कहीं आगे है। चाइना ने, चाइना सेड नो यार, जरूरत ही क्या है हमें, हम क्यों, रशिया जो है वो ब्लॉक नहीं, अपना मुल्क अजीज है हमें। इवन पाकिस्तान जो है वो नारे लगाया करता था कि कम्युनिज्म खिलाफ है, ये है वो है। हमने चाइना से कहा कि चाइना, लाइक हम जो है वो माजरत, हम कम्युनिज्म के बड़े खिलाफ हैं। उसने कहा कोई मसला ही नहीं है चाइना, लाइक कोई बात नहीं, कम्युनिज्म के बारे में जो कुछ हुआ भूल जाओ, कोई मसला नहीं है। 1965 तुम्हें मैं जंग में सपोर्ट कर रहा हूँ इंडिया के खिलाफ, 1971 तुम्हें मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन भाई हमने तो आपको गालियां दी हैं, आप में सपोर्ट कर रहे हैं। तुम अगर इंडिया के साथ मिल गए तो फिर मुझे क्या मसला, मैं क्या करूंगा? तो चाइना को अपने जो है वो मकासद अजीज हैं। चाइना इज नॉट द फ्रेंड ऑफ एनी कंट्री। चाइना के हर एक के साथ ही बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, क्योंकि चाइना के अपने साथ सिर्फ ताल्लुकात मजबूत। सेल्फिश, बट दैट्स रियलिटी। जी, आई एम गोइंग टू टेक अ स्टॉप हियर।
I'm sure you people have enjoyed today's session and you have learned a lot many things. बहुत सी चीजें नई थी आपके लिए, आपने सीखा, और अब आपको काफी आपका पर्सपेक्टिव जो है वो बदला होगा चीजों को देखने का, समझने का। ठीक है, आपको जो है वो करंट अफेयर समझा रहे होंगे कि दुनिया में हो क्या क्या रहा है। ये लेक्चर जो है वो, अब मेरी कोशिश होती है कि इसमें चीज़ें इतनी आसान और इतने सादा फहम अंदाज में समझाऊं कि आपके कॉन्सेप्ट में वो क्लियर हो जाए। ये मुश्किल मुश्किल कॉन्सेप्ट, कोल्ड वॉर है, वॉल ऑफ जर्मन, जर्मन वॉल थी, बर्लिन वॉल जो है वो जर्मनी के अंदर उसका था। हमारे पास ये सोवियत यूनियन के साथ इश्यूज थे। सो आई हैव ट्राइड माय लेवल बेस्ट इन एक्सप्लेन कर सकूं। सो मुलाकात होती है अगली क्लास में, चलते हैं टेक केयर फिर साथ। और ये इंग्लिश ऐसे में भी ये इंक्लूड होंगे सारे के सारे कॉन्सेप्ट। अगर आपको उसने कोई रिसेंट जो है वो इश्यूज पे दे दिया, और इससे के बाद हमारे लिए समझना आसान होगा रशियन और यूक्रेन वॉर क्या है, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि यूक्रेन इसका पार्ट था और इश्यूज हैं क्या क्या, फिर हम अगला टॉपिक वो होगा। होप टू सी यू इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, खुदा हाफिज।